बार फिर से स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा जो सेशन है उसको। ध्यान देना, लास्ट डे क्लास में हमने कहा था कि भाई जो राजस्थान में ब्रिटिश प्रभुत्व का परिणाम है उसके बारे में हमारी चर्चा हो रही थी। उसका परिणाम क्या हुआ उसके बारे में। हरीश कुमार बारा की पावन धरा से प्रणाम, बिल्कुल स्वागत है आपका। कुलवीर सिंह, वेरी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका भी। ठीक है, अब ध्यान देना, अब अगर हम बात करते हैं कि भाई इसके परिणामों की बात करते हैं कि भाई परिणाम क्या हुआ, तो उसमें सबसे पहला परिणाम हमने देखा था, आपको याद होगा, मैंने कहा पॉइंटों को अपन लिख तो लेंगे शॉर्ट में और समझेंगे विस्तार से। ठीक है, एक पहला परिणाम की अगर हम बात करें, कोई परिणाम है तो उसमें एक है, आप कहेंगे सर राज्यों की जो स्वतंत्रता है उसका क्या हो गया, अंत हो गया, या आप कहें रियासतों की स्वतंत्रता का अंत हो गया। अब ध्यान देना, अंत कैसे हुआ मैं बता दे रहा हूं आपको। देखो, हमने कहा कि अधीनस्थ पार्थक्य की नीति को हमने देखा, अधीनस्थ पार्थक्य नीति हमने देखी। ठीक है, और यहां पर जो अधीनस्थ शब्द आया था तो मैंने पहले भी आपको बताया था। अब क्या हो गया, जब भी कंपनी ने किसी भी रियासत से संधि की, कंपनी ने जब संधि की किसी भी रियासत से, अब ये रियासत अब किसके अधीन आ गई, इस कंपनी के अधीन आ गई। कहने का मतलब है कि भाई अब ये रियासत है किसके अधीन रहकर कार्य कर रही है, कंपनी के अधीन रहकर कार्य कर रही है। जो स्वतंत्र रूप से जो ये निर्णय ले पा रहे थे, वो उस निर्णय की जो निर्णय क्षमता है उसमें कहीं कहीं क्या हो गया, इसमें कमी आ गई। साक्षी राठौड़, आई एम साक्षी फ्रॉम बांसवाड़ा, नमस्ते, बिल्कुल बांसवाड़ा से स्वागत है आपका। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि कहीं ना कहीं जो कंपनी है, कंपनी के अधीन कौन आ गई, रियासतें आ गई, और रियासत इनके अधीन आने की वजह से जो इनके जो स्वतंत्र निर्णय हुआ करते थे, अब वो स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना इन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। कहने का अर्थ है कि भाई अब जो राजपूत राज्य है उनकी जो स्वतंत्र जो स्थिति है उसको इन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इन्हें राज्यों को वैसे तो बाह्य स्वतंत्रता का अंत तो पहले ही कर चुके थे, अब और ज्यादा क्या कर दिया, इनकी जो स्वतंत्रता आप कह सकते हो, इनकी बाह्य स्वतंत्रता का अंत कर दिया। बाह्य स्वतंत्रता का मतलब मैंने आपको संधि में बताया था कि ये किसी भी प्रकार के राजनीतिक जो निर्णय है वो आपके स्वतंत्र रूप से नहीं ले सकते। राजनीतिक निर्णय का मतलब किसी रियासत के साथ में उन्हें विवाह संबंध बनाने हैं, किसके साथ में नहीं बनाने, किसके साथ में मित्रता रखनी है, किसके साथ में नहीं रखनी, उनके बारे में। सोहन नागर, नमस्कार, आपका भी स्वागत है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि रियासतों की स्वतंत्रता का अंत हो गया इन संधियों के तहत। दूसरा, हमने कहा कि भाई शासक वर्ग है उनकी जो स्थिति है, या रियासतों की स्थिति की अगर हम बात करें, दूसरे पॉइंट की अगर बात करते हैं तो रियासतों की स्थिति की अगर हम बात करें, अब देखो स्वाभाविक सी बात है, इसमें क्या हुआ कि भाई जब इन्होंने ये संधि की तो यहाँ पर जो आंतरिक और बाह्य सुरक्षा है, ठीक है सर, हम ये कह सकते हैं कि भारत की गुलामी का कारण मराठा थे। देखो, पूर्ण रूप से कारण मराठा नहीं थे। भारत की गुलामी का, देखो हम जब पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री का जो पार्ट पढ़ते हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि भाई मराठा कोई विशेष कारण नहीं था। राजस्थान में जो सहायक संधि का जो एक कारण है वो मराठा आप मान सकते हैं, भारत की गुलामी का कारण मराठा को नहीं मान सकते आप। ठीक है, हाँ। बांसवाड़ा वागड़धरा से जी नमस्कार, बिल्कुल रामलाल, स्वागत है आपका। ठीक है, करेंगे हम चर्चा करेंगे जब इंडियन हिस्ट्री का जो पार्ट हम लिंक करेंगे वहां पर हम बताएंगे कि भाई किस प्रकार से जो गुलाम है भारत बन पाया था उसके बारे में। लेकिन भारत की गुलामी के पीछे मराठा कारण नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, अब ध्यान देना, रियासतों की स्थिति की अगर बात करते हैं तो ध्यान दें, इसमें क्या हुआ, आपको पता है इन्होंने संधि की, रियासतों ने, आपको पता है संधि की, और संधि में एक प्रावधान था कि भाई इनकी आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा कंपनी करेगी। क्या करेगी, कौन करेगी, कंपनी करेगी, या आप कह सकते हो ब्रिटिश सरकार करेगी। अब एक बात बताओ, जिस शासक को यह पता लग गया कि भाई उसकी कोई भी रियासत है, कोई भी उसके ऊपर आक्रमण करेगा, या आंतरिक रूप से कोई भी किसी भी प्रकार का विवाद होगा, या कोई भी आपका असामंजस्य की स्थिति पैदा होगी, तो अपने को कोई टेंशन नहीं है, सारी की सारी जिम्मेदारी कौन संभालेगी, कंपनी संभालेगी। अब ऐसे में क्या हुआ, जो रियासतों के जो शासक थे, ऐसे में क्या हुआ, यहाँ के जितने भी शासक थे, या आप कहें रियासतों के शासक हैं,
रियासतों के शासक हैं वो किस में डूब गए? भोग विलास में डूब गए। भोग विलास में, भोग विलास में डूबे। और स्वाभाविक सी बात है, भोग विलास होगा तो कहीं ना कहीं खर्च तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कोई भी व्यक्ति अगर भोग विलास करेगा तो उसमें खर्च है वो तो बढ़ेगा। अब खर्च बढ़ेगा, एक तरफ इन्हें ब्रिटिश कंपनी को भी पैसा देना है और एक तरफ खुद का भोग विलास भी करना है। तो ऐसे में ये क्या करेंगे, राजस्व की जो आमदनी है या जो आपके जो कर लगाए जाते थे किसानों पर, जनता पर, उनमें क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। और वृद्धि करेंगे तो कहीं ना कहीं जनता के प्रति इनका जो विश्वास है धीरे धीरे क्या होगा, कमजोर होगा। तो ध्यान रखना, भोग विलास में डूबे, और भोग विलास में डूबे तो इनके द्वारा, या तो इतना ही कर लीजिए, फिर मैं अगला पॉइंट लिखवा दूंगा, कंफ्यूजन पैदा होगा। कहने का अर्थ है कि ये एक शासक वर्ग क्या हो गए, भोग विलास में डूब गए। दूसरा एक प्रभाव और देखेंगे, अब जिन शासकों को यह पता लग गया कि भाई इनकी सुरक्षा कौन कर रही है, कंपनी करेगी। कौन करेगी? कंपनी करेगी। तो इन्होंने जो पहले अपनी खुद की सेना रखा करते, वो सेना रखना कर दिया बंद, कि बोले अब हमें सेना की जरूरत ही क्या है, क्योंकि जो भी सुरक्षा कर रहा है, कोई भी हमें सुरक्षा की गारंटी दे रहा है, कौन है? कंपनी दे रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट दे रही है, सरकार दे रही है। तो हमें अपनी सेना रखने की क्या है, आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी क्या कर दिया, अपनी सेनाओं का भी है वो विघटन है वो इनके द्वारा कर दिया गया। एक बार ये 2 पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे और लिखवा दे रहा हूं आपको जल्दी से। भोग विलास क्या होता है विवेक? भोग विलास का मतलब यह है कि भाई विलासिता की वस्तुएं हैं उनको खरीदना, उनका सेवन करना। ध्यान रखना, भोग विलास की अगर हम बात करते हैं, भोग विलास में देखो, भोग विलास की अगर हम बात करें, यहां पर भोग विलास क्या है? भोग विलास का मतलब विलासिता की वस्तुओं में, विलासिता से जीवन, विलासिता से जीवन व्यतीत करना, विलासिता से जीवन जीना है, जीना, जीवन व्यतीत करना है, जीना। अब विलासिता की वस्तुएं कौन सी है? जैसे शराब हो गई, शराब क्या है? विलासिता की वस्तु है। मदिरा पान है, आप कह सकते हो शराब है या मदिरा पान है, एक ही चीजें हैं। मदिरा पान करना है, ये क्या है? विलासिता की वस्तु है। आपका जो आपके इनके जो रंग महल होते हैं उनमें क्या है कि भाई जो आपका नृत्य, नृत्य ज्ञान गान है वो हो रहा है, नृत्यांगना नृत्य कर रही हैं, ठीक है। गजरा आपने हाथ में लपेट रखा है, गजरा के साथ में आप क्या है, जो भी मुजरा है, पहले क्या मुजरा ही हुआ करता था, क्या बोलते, मुजरा ही बोलते थे उसको, ठीक है। मुजरा कर रहे हैं, मुजरा नृत्य आप देख रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ में आप विभिन्न प्रकार के जो महंगे शौक हैं, महंगे शौक हैं आपके, ठीक है, यानी महंगी गाड़ियां लेना और लेना, इस प्रकार की सारी चीजें क्या है, विलासिता में, भोग विलास के अंतर्गत शामिल होती है। अनेक दासियां आपके पास हैं और आप एक से अधिक विवाह कर रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है, भोग विलास का ही रूप है। हाँ, प्रेजेंट की अगर बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार के आप महंगी कार लेके घूम रहे हैं, या आप एसी वगैरह एयर कंडीशनर है, आप उसमें रह रहे हैं। पर डिपेंड करता है कि भाई आप उसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं। प्रेजेंट में कार है, कार भी देखो 2 रूप से काम आती है। एक तो आप महंगी कार ले रहे हैं और आपने थार गाड़ी ले ली, और थार गाड़ी में आपने कोई गाना चला रखा लाउड स्पीकर में, और गलियों गलियों में आप पीछा करते हुए घूम रहे हैं, ठीक है। एक गली में गए, दूसरी गली में गए, या किसी के पीछे घूम रहे हैं, तो वो आपका क्या है, भोग विलास में। वहीं अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने अगर कोई कार खरीदी है, उसे ओला या उबेर में लगा दी और अपनी आजीविका है वो जीवित यानी जीवन यापन है वो कर रहा है, तो वो भोग विलास में शामिल नहीं होगा, ठीक है। डिपेंड करता है, कोई भी वस्तु आपने ली है उसका उपयोग आप किस वे में कर रहे हैं, किस ढंग से कर रहे हैं, वो तय करेगा कि आप भोग विलास में है या किस में। हो गया? ठीक है। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, शासकों की, शासक वर्ग की आर्थिक स्थिति कमजोर होना। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, शासकों की आर्थिक स्थिति स्थिति कमजोर होना, कमजोर होना। कारण, कारण अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका क्या कारण था, तो कारण में आप सभी को पता है कि आप कहेंगे सर कारण में एक तो जो कंपनी है, कंपनी को क्या दिया जा रहा है, खराज दी जा रही है। हमने देखो, आपको पता होगा, हमने कहा जो रियासतें हैं, जो मराठा है, मराठा आक्रमण करते थे, याद आ रहा है पीछे वाली क्लास है। मराठाओं ने क्या किया, आक्रमण किया, आक्रमण किया किसी भी रियासत के ऊपर, और इसको जीता, लूटा, और इसको कह दिया कि आप क्या करो, हमें क्या दोगे, क्या दोगे, खिराज दोगे, और खिराज देते रहोगे तो हम आपके ऊपर आक्रमण
नहीं करेंगे। अगर आपने खिराज नहीं दी तो हम आप पे वापस वापस क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। ठीक है, वहीं पर ध्यान देना। फिर आपको पता है ये संधियां हुई थी तो उसमें खिराज की जो रकम है, खिराज की राशि किसके पास जारी है, राशि अब किसके पास जाएगी, कंपनी के पास जाएगी। याद आ रहा है, मैंने एक प्रावधान लिखा है, कंपनी के पास जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये आप पे बोझ पड़ रहे हैं। उसमें भी दूसरा क्या कारण था कि भाई जो शासक है जो शासक है जो समय पर अपना खिराज नहीं दे पाते थे उन पे चक्रवर्ती ब्याज लिया जाता था। ठीक है, समय पर खिराज राशि जमा न होने पर चक्रवर्ती ब्याज है, या चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, चक्रवृद्धि भी बोलते हैं, वैसे वास्तविक नाम क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता। और आपके मैथ का सेगमेंट होगा तो उसमें आपने पढ़ा ही होगा, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज। ध्यान रखना, आपका एक टॉपिक आता है साधारण ब्याज। हाँ, ब्रिटिश के पास, कंपनी का मतलब ब्रिटिश के पास। ठीक है, अब ध्यान देना, एक देखो आप मैथ में जब पढ़ते हैं तो आप सभी को पता है एक चक्रवर्ती ब्याज आता है, एक साधारण ब्याज। एक तो आप देखते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज का मतलब ये होता है कि आपने मान लेते हैं 10,000 रुपये किसी से लिए आपने। ठीक है, और आपने 2 वर्ष के लिए लिए, कितने वर्ष के लिए लिए, 2 वर्ष के लिए। और आप क्या करेंगे कि भाई 2 वर्ष बाद में आप देंगे तो आप कहेंगे 10,000 रुपये तो ये दिया आपने, 10,000 रुपये तो आपने क्या दिया, ये दिया। और प्रत्येक महीने का अब 2 वर्ष के लिए आप हो सकता है कि आपने 1% की दर से आपने ब्याज लिया। ठीक है, तो 1% का 1 महीने का कितना हो गया, इसका कितना हो गया, आप कहेंगे सर 100 रुपये। ठीक है, और 1 साल का कितना हो गया, 1200, और 2 साल के कितने हो गए, 2400। तो आप कहेंगे सर हम 2 साल बाद में इसको देंगे तो 10,000 तो ये देंगे और 2400 रुपये क्या है, हम इसको ब्याज के देंगे। वही चक्रवर्ती ब्याज क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज है वो क्या कहेगा आपको कि आपने वही 10,000 रुपये लिए। ठीक है, वही 2 वर्ष के लिए लिए, और वहीं आप कहेंगे सर दर भी है 1% हमने ब्याज दर लगाई। अब क्या कहेगा, 1 महीने का ब्याज दर कितना हो गया इसका, 1 माह का हो गया कितना, 100 रुपये मान लेते हैं, कितना हो गया, 100 रुपये। तो दूसरे माह में ये 100 रुपये क्या है इसमें ऐड हो जाएंगे। अब ये क्या हो गए, 10,100 रुपये। और दूसरे महीने में जो ब्याज लगेगा, सेकंड मंथ में जो ब्याज लगता है वो अब 10,000 पे नहीं लगेगा, किस पे लगेगा, 1,100 पे, यानी 101 रुपये हो गया। अगले महीने का ब्याज कितना हो गया, 101। तीसरे महीने में ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10,000 आपका 201। और तीसरे महीने में जो ब्याज लगेगा वो आपका 10,201 पे लगेगा। तो इसी प्रकार का जो आपका जो ये ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, इसी को आप किस नाम से जानते हैं, चक्रवर्ती ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में जानते हैं। तो यही क्या है कि समय पर अगर कोई खिराज नहीं दे रहा तो उनके ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज है वो लगाया जा रहा था। ठीक है, और उसी से क्या है, इनके ऊपर एक अतिरिक्त भार है वो बढ़ना शुरू हो गया था। ठीक है, मैं ये हटा दे रहा हूँ एक बार। ठीक है, ये मैथ में आप पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में आप कहेंगे सर आगे एक क्या है, सेना का व्यय, सेना पर होने वाला व्यय। और ये सेना कौन सी थी, ब्रिटिश सेना, आपको पता है, एक रेजिमेंट, या आप कहें कि सर रेजिमेंट पर होने वाला जो खर्च है वो किस में शामिल था आपका, इसी में शामिल था। ठीक है, सेना के ऊपर आप क्या करेंगे, खर्च आप देंगे। ठीक है, वो किस में शामिल होगा, इसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। इतना नोट कर लीजिए एक बार। अब कहने का मतलब ज्यादातर जो भी पैसा आ रहा है, ठीक है, कुछ शासक विलासिता में डूब रहे हैं, कुछ शासक है भाई विलासिता भी करनी है और ये सब चीजें आपको क्या करना है, चुकाना भी है, तो फिर क्या करेंगे, जनता के ऊपर वो क्या करेंगे, भार डालेंगे, और जनता के बीच में असंतोष का कारण पैदा होगा। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो आप प्रजामंडल आंदोलन पढ़ेंगे ना आगे जाके हम, और प्रजामंडल आंदोलन का कारण ही क्या था कि जनता का शासक के ऊपर विश्वास उठ गया। प्रजामंडल आंदोलन जब आप पढ़ते हैं, आपका देखो एक टॉपिक आएगा आगे हम पढ़ेंगे, क्या है प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन आपस में लिंक करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी कवर क्लियर होती है, ध्यान रखना। जब आप देखेंगे ना प्रजामंडल आंदोलन को देखेंगे, और प्रजामंडल का मतलब क्या है, राज्यों में या रियासतों में उत्तरदायी शासन स्थापित करना ही क्या था आपका प्रजामंडल। अब उत्तरदायी का मतलब क्या है कि अब राजा क्या रहेगा, राजा किसके प्रति उत्तरदायी रहेगा, जनता के प्रति उत्तरदायी रहेगा।
ऐसा नहीं अपने मनमाने ढंग से काम करेगा। वही तो प्रजामंडल था। अब आपको पता है कि यहाँ राजा भोग विलास में डूब रहा है, जनता की कोई परवाह नहीं है, लगान पे लगान वसूले जा रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई खर्च नहीं कर रहा है, कोई विकास के कार्य नहीं कर रहा है। अब जनता में क्या हो गया, शासक के प्रति असंतोष पैदा होगा, कहेगा हटाओ भाई, क्या मतलब फालतू का भाई शासक बनना है, काम हम तो कुछ कर नहीं रहा। उसके बाद में जनता क्या कहेगी, हमें ऐसा शासन दो जो भी शासक कोई भी बने कम से कम हमारा हित देखे, हमारे भाई भला देखे, हम पैसा तो दें। आज भी आप क्या कहते हैं, टैक्स दे ही रहे हैं। आज अपने भारत में कौन है, उत्तरदायी शासन ही तो लगा हुआ है। आप सब लोग हैं टैक्स देते हैं। अब क्या है कि भाई जैसे जनरली बहुत सारे विद्यार्थी को तो ये भी नहीं पता वो टैक्स दे रहे हैं। अब आज के समय में जब बच्चा है, जब आपके गर्भावस्था में आता है, तभी से क्या है, सरकार को पैसा देना शुरू हो जाते हैं। कैसे, अब ध्यान देना, अगर आप टैक्स की बात करते हैं ना, कर की बात करते हैं, टैक्स की, कर, या आप कहते हैं सर टैक्स। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि भाई सर हम तो टैक्स देते नहीं, हम कर क्यों देंगे, हमारे पास तो कुछ पैसा ही नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, टैक्स भी आपका दो प्रकार से होता है। एक तो आपका अप्रत्यक्ष कर होता है। कौन सा होता है आपका, अप्रत्यक्ष कर, और एक होता है आपका प्रत्यक्ष कर। क्या होता है प्रत्यक्ष कर, एक डायरेक्ट टैक्स होते और एक आपका इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष कर होता है ये आपकी पूंजी पर, पूंजी है आपकी जो आय है, आय पर लगता है, ध्यान रखना। और वर्तमान में आप क्या हो, बेरोजगार हो। वर्तमान में आप कहोगे सर हम तो क्या है, बेरोजगार हैं, हमारी पास तो कोई आय नहीं हो रही, तो हम टैक्स क्यों दें। स्वाभाविक सी बात है, नहीं दे रहे। मैं भी मानता हूँ आप टैक्स नहीं दे रहे, ठीक है, बिल्कुल आप नहीं दे रहे टैक्स। लेकिन अप्रत्यक्ष कर की अगर बात करते हैं तो वर्तमान में आपने नाम सुना होगा जीएसटी का, वस्तु और सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है। तो इसका मतलब ही क्या है, जो भी आप बाजार में वस्तु और सेवाओं का प्रयोग करते हैं ना, बाजार में जो भी आप बाजार में जब भी जाते हैं, बाजार में कोई भी आप वस्तु खरीदेंगे या आप कोई भी सेवा खरीदेंगे, तो इसके ऊपर जो टैक्स लगता है वही क्या कहलाता है, आपका अप्रत्यक्ष कर। तो कहने का अर्थ है, आप जब भी बाजार में जाते हैं, कोई पेन खरीद के लेके आ रहे हैं, कोई बुक लेके आ रहे हैं, कोई नोटबुक लेके आ रहे हैं, कोई बैग लेके आ रहे हैं, या घर का कोई चाय चीनी साबुन कोई राशन लेके आ रहे हैं, वो सारा का सारा क्या है, आपकी वस्तुएं हैं, और इनके ऊपर सरकार आईडीटी लगाती है, इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है। तो कहने का अर्थ है कि आप सीधा सरकार को नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसके माध्यम से आपका पैसा जा रहा है। तो ये क्या है, उस समय राजा महाराजा आपसे सीधे लगान लिया करते थे, आज उसी लगान को आपने इस रूप में दे रखा है। आज भी आप लगान दे रहे हैं, लगान भर रहे हैं, आज भी आप है। सरकार फ्री में कोई काम नहीं करके दे रही है। सरकार का पैसा कहाँ से आएगा, कमा थोड़ी रही है। हाँ, वो चीज़ें अलग है कि सरकारी कंपनियां हैं, वो भाई कुछ कमा के दे रही हैं। बाकी सरकार के पास जो आय का साधन है आप ही लोग हैं। पहले राजा महाराजा थे, राजस्व वसूला करते थे, अब आप है टैक्स के रूप में सरकार को क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। उसमें भी भाई जो पैसा ज़्यादा कमा रहा है तो आय के रूप में दे रहा है, नहीं तो भाई आप सब लोग किसके रूप में दे रहे हैं, अप्रत्यक्ष कर के रूप में। वही पैसा आपके पास, आपका सरकार के पास में जा रहा है। वही सरकार जो पैसा आ रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि भाई अपने घर में लेके बैठ जाएगी। वही पैसा जो आपके सरकार के पास टैक्स के रूप में आता है, वही क्या करती है, खर्च करती है। आप जैसे आपने अन्नपूर्णा रसोई योजना है, अन्नपूर्णा रसोई योजना है, ठीक है। अन्नपूर्णा रसोई योजना में जो 22 रुपए की सब्सिडी दे रही है सरकार, ठीक है। अब वो सब्सिडी अपनी जेब से थोड़ी भरेगी, वो पैसा कहाँ से लाएगी, आप ही लोगों से लेगी, ठीक है। उसके अलावा जो आपका जो सब्सिडी दी जाती है आपकी गैस सिलेंडर पर, जो भी आप गैस सिलेंडर आप काम में लेते हैं घर में, गैस सिलेंडर पर जो सब्सिडी दी जाती है, एक आपने योजना चलाई थी जिसमें फ्री के गैस बांटे गए थे आपके। अब फ्री का नाम का सरकार के पास में कोई ऑप्शन नहीं थे। फ्री का मतलब क्या है, आपको दिखता है कि भाई गैस सिलेंडर है, 1000 रुपए का गैस सिलेंडर है, ठीक है। आपको ये गैस सिलेंडर 1000 रुपए का दिख रहा है, और क्योंकि अपने ग्रामीण परिवेश में इस चीज़ की जानकारी किसी को नहीं है, किसी को पूछो टैक्स देता है, सब मना करेंगे, नहीं भाई हम तो टैक्स नहीं दे रहे। पर उन्हें नहीं पता भाई, रोज आप टैक्स देके आ रहे हैं, एक सुई भी लेके आ रहे हैं, सुई का भी आप क्या है, टैक्स देके आ रहे हैं। अब वहां पर क्या है, गैस आपको क्या है, सरकार आपके जज्बातों से बड़े अच्छे ढंग से खेल लेती है, पता है आपको गैस सिलेंडर है। अब ग्रामीण क्षेत्र में हर महिला क्या इसको जानती है, गैस सिलेंडर को जानती है। अब वो कहेंगे कि भाई सरकार की एक योजना है, गैस सिलेंडर पर हमने सब्सिडी दे दी, जो 1000 रुपए का गैस सिलेंडर था वो हमने किसका कर दिया, 950 का कर दिया, यानी 50 रुपए हमने क्या कर दिया, सस्ता कर दिया। बड़े खुश हो रहे हैं, खुश हो गए कि सिलेंडर क्या हो गया, ठीक है, ठीक है। तो कहने का भाई ये है कि भाई आपका 950 रुपए क्या हो गए, सस्ता। अब सरकार को पता है कि ये तो लोगों को दिखेगा। अब सरकार कहेगी, जो चीनी आ रही थी भाई, चीनी का जो आ रही थी, अब चीनी 42 रुपए की है और 1 रुपए उस पर बढ़ गया, 43 रुपए की हो गई, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, लोगों को पता ही नहीं होता, क्योंकि रोज नहीं खरीदते आप। अब 43 रुपए की, अब सरकार क्या है, 1-1 रुपया सब वस्तुओं पे बढ़ा देती है। इधर से आपके 50 रुपए तो कम कर दिए, और दूसरा जो आप वस्तु और सेवाओं का जो राशन लेके आते हैं, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा टैक्स बढ़ा के सरकार ने आपसे 100 रुपए वसूल कर लिए। और आपको नहीं पता 100 रुपए आपने ज्यादा दे दिया, आपको तो ये दिख रहा है कि आपने क्या कर दिया, 50 रुपए सस्ता हो गया, ठीक है। वो सारा का सारा इकोनॉमी का जब पार्ट पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे। तो कहने का अर्थ है कि उत्तरदायी शासन का भी मतलब क्या था, ये जो आया था प्रजामंडल आंदोलन है, इसका मतलब क्या है कि राजा महाराजा अपनी मन मर्जी से काम नहीं करेंगे भाई। जो सरकार, जो जनता की जो इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, उनके अनुरूप इनको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही बाद में जाके इसी का परिणाम देखने को मिलेगा, आगे चर्चा करेंगे। इतना हो गया आपका।
चलिए, तो आर्थिक स्थिति का कमजोर होने के पीछे का कारण भी क्या हो गया? पहले लाटा कुंटा प्रथा बहुत खराब थी। हाँ, लाटा कुंटा करेंगे, अभी बात करेंगे आगे। जब किसान आंदोलन पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे लाटा कुंटा खड़ी फसल पर क्या लिया जाता था और कटी हुई फसल है उसके ऊपर क्या किया जाता था, उनके बारे में, ठीक है, वो देखेंगे। अगला पॉइंट लिखिए, आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ा उसकी अगर बात करते हैं, अगला लिखो जो भी पॉइंट है, चौथा या पांचवा जो भी है आपका, आम जनता पर प्रभाव, आम जनता के ऊपर प्रभाव। अगर देखो आम जनता की अगर हम बात करते हैं तो भाई आम जनता पर जो अंग्रेजी विचार हैं एवं जो संस्थाएं हैं उनको थोपने का प्रयास किया गया। अब आपको पता है कि भाई ईसाई धर्म को लेके आए आप, ईसाई धर्म को आपने थोपा, ईसाई धर्म को अब देखना, ध्यान से देखना, अब क्या है कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं रटने का प्रयास करते हैं। अब देखो एक का जो कारण माना जाता है, ध्यान देना, आपको पता है 1857 की क्रांति का जो एक कारण आप देखते हैं, उस कारण में एक है ईसाई धर्म को माना जाता है। किसको माना जाता है? ईसाई धर्म को जो प्रचार है इसको माना जाता है, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार को माना जाता है। अब ध्यान से देखें तो ध्यान दें, आपको पता है देखो आपकी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, आपको सभी को ध्यान होगा। औद्योगिक क्रांति की अगर हम बात करते हैं ना तो इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई थी? ब्रिटेन में। कहाँ पे हुई? ब्रिटेन में कहीं, या आप कहें लंदन में। कहाँ पर हुई? लंदन में। और इस क्रांति में क्या हुआ था, जो वस्त्र उद्योग है उस पर बल दिया गया, ठीक है। अब ये वस्त्र उद्योग ब्रिटेन में बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई, बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित हो रखी हैं। अब वो अपना कपड़ा बेचना चाहती हैं। अब ध्यान देना, अब उस समय जनसंख्या जहां पर ज्यादा होगी सामान वहीं पे ज्यादा बिकेगा, नहीं बिकेगा। अब आपको भी मैं कहूं कि दुकान खोल लीजिए आप कोई भी, ठीक है, और मैं कहूं आपको ऑप्शन दो, एक तो आप पश्चिमी रेगिस्तान में जैसलमेर के सम के धोरों में खोल लीजिए, और एक मैं ऑप्शन देता हूं जयपुर में खोल लीजिए। तो कहाँ खोलेंगे आप? सम के धोरों में खोलेंगे या जयपुर में? तो आपको भी पता है जहां पर जनता ज्यादा रहती है, जहां पर लोग ज्यादा रहते हैं, वहां पर कुछ भी खोलेंगे तो वहां पर क्या होगा, ठीक है, वहां पर आपका जो सामान है, सामान क्या होगा, ज्यादा बिकेगा, ठीक है। और जहां पर जनसंख्या कम है वहां पर ये बिकेगा नहीं। तो इसलिए क्या करते हैं, आप भी प्रयास ये करते हैं कि भाई आप ऐसी जगह पे कोई भी जो भी संस्था है वो खोलें कि भाई जहां पर आपका क्या बिक्री ज्यादा हो। अब उसी में ध्यान देना, जब आपको पता है कि भारत में जनता ज्यादा है, लोग ज्यादा है, तो सामान ज्यादा बिकेगा। अब ब्रिटेन का कपड़ा भारत में क्यों बिकेगा भाई? ब्रिटेन का कपड़ा है, ठीक है, दोनों दिव्यांग से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। आपका इतना होगा कि आपको भाई दोबारा, मेरे को नहीं लगता कि भविष्य में दोबारा आपको, कि बहुत से बच्चों को इतिहास से डर लगता है, एक बार समझ विकसित होगी तो मेरे को नहीं लगता कि भविष्य में आपको डर लगेगा इसको, ठीक है। तो ध्यान देना, अब पता है कि भाई ब्रिटेन का कोई कपड़ा है। अब साधारण सी भाषा में है कि आप यहाँ से गए, अपने दादाजी हैं जो धोती कुर्ता पहनते हैं, और उनको आप यहाँ से जींस की पैंट ले जाकर दे दें और एक टी शर्ट ला कर दें, कहते पहन लीजिए, कोई पहनेगा? नहीं पहनेगा। तो आपको भी पता है कि ब्रिटेन का कल्चर अलग है, भारत का कल्चर अलग है। और भारत में अगर वो कपड़ा बेचना है तो यहाँ की जनता को क्या बनाना पड़ेगा? यूरोपीय ढंग का बनाना पड़ेगा। या इससे भी आसान तरीका, सपोज कीजिए आप कोई हिंदू है, ठीक है, या हिंदू महिला है कोई भी, सपोज करना। अब इस हिंदू महिला को आप कहो कि बुर्का पहन ले, क्या पहन ले? जो भी बुर्का है जो है पहन ले, तो आसानी से नहीं पहनेंगे, सब अच्छी बातें मना करें। अगर आपने इसी महिला को आपने मुस्लिम धर्म कबूल करवा दिया, इसी को आपने कह दिया कि मुस्लिम धर्म आप क्या कर ले, कबूल कर ले, उसके बाद में इसको बुर्का पहनने के लिए दे, तो स्वाभाविक सी बात है ये पहन लेंगे। तो कहने का मतलब है कि भाई अपने हितों का फायदा करने के लिए इन्होंने क्या किया, जो ब्रिटेन से आपके जो ईसाई मिशनरी है उनको बुलाया और क्या कहा कि भारतीय जनता को ज्यादा से ज्यादा क्या करो, आप ईसाई बना दो। अब इन्होंने क्या किया, जनता को ईसाई मिशनरियों के माध्यम से, ईसाई मिशनरियों के माध्यम से, मिशनरियों के माध्यम से ईसाई धर्म में तब्दील किया या बदलना शुरू किया, में स्थानांतरण किया, ऐसा कर लीजिए, स्थानांतरण या धर्मांतरण किया, वो ज्यादा सही रहेगा, धर्म में धर्मांतरण किया। अब स्वाभाविक सी बात है, आप किसी को जबरदस्ती पकड़ के अगर आप ईसाई धर्म कबूल करवा रहे हैं तो वहां की जनता में क्या होगा, आपका असंतोष की स्थिति पैदा होगी। तो एक तो आपको ये कारण आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है जनता के ऊपर अतिरिक्त भार है, अतिरिक्त भार बढ़ा। और अतिरिक्त भार क्यों बढ़ा? शासकों की विलासिता के कारण, शासकों की विलासिता के कारण, क्योंकि शासक वर्ग जितना पैसा खर्च करेगा उसकी वसूली कहां से करेगा? जनता से करेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। और कहने का मतलब है सरकार है जितना फिजूल खर्ची करेगी उसका भाई ज्यादा से ज्यादा लोड आपके किसके ऊपर पड़ेगा? बाहर जनता के ऊपर, आप लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर, ठीक है। तो वो सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो जनता के ऊपर प्रभाव की अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे सर एक तो ईसाई धर्म है,
उसका धर्मांतरण किया जाने लग गया। और दूसरा क्या हो गया, आपका जो जनता है उस पर शासक वर्ग की विलासिता के कारण अतिरिक्त बोझ है वो भी क्या है, बढ़ना शुरू हो गया था। तो ये सब देखने को मिलेंगे आपका। ये अगला एक कारण है सैनिक टुकड़ियों की स्थापना। अगला एक कारण आपको देखने को मिलेगा, अगला एक परिणाम है सैनिक टुकड़ियों की, सैनिक टुकड़ियों की स्थापना। सैनिक टुकड़ी है, इनकी स्थापना है, ये आपको देखने को मिलेंगी। अब सैनिक टुकड़ियों की स्थापना की अगर बात करें, ध्यान देना। अब सैनिक टुकड़ियों में आपको पता है शेखावटी ब्रिगेड का आपने नाम सुना होगा, आपका जोधपुर लीजियन का आपने नाम सुना होगा, एक आपने मेवाड़ भील कोर का भील कोर है उसका नाम सुना होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, अब कंपनी ने क्या किया, राज्यों में शांति व्यवस्था के नाम पर, कंपनी ने क्या किया, राज्यों में शांति व्यवस्था के नाम पर स्थायी सैन्य टुकड़ियों का गठन करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अब आप कहेंगे कंपनी ने राज्यों में या आप कह सकते हो रियासतों में शांति व्यवस्था के नाम पर, शांति व्यवस्था के नाम पर स्थायी सैनिक टुकड़ियों सैनिक टुकड़ियों का का गठन किया, ठीक है। और इसी में आप कहेंगे सर कौन कौन सी सैनिक टुकड़ियां हैं, जैसे आपके नाम की अगर बात करें काफी बार पूछ लिया जाता है, तो उसमें जैसे शेखावाटी ब्रिगेड का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। शेखावाटी ब्रिगेड, शेखावाटी ब्रिगेड, ठीक है। जोधपुर लीजियन का आपने नाम सुना होगा, 1857 की क्रांति में पढ़ेंगे, जोधपुर लीजियन। और एक आपका आपका मेवाड़ भील कौर, मेवाड़ भील कौर, मेवाड़ भील कौर, ठीक है। जैसे ये सैनिक टुकड़ियां हैं आपने क्या है नई गठित करना शुरू कर दिए। इसका लिख लीजिए 1835 में, 1835 ईस्वी में। और इसका जो मुख्यालय कहाँ बनाया, झुंझुनू में। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया था, झुंझुनू में। जोधपुर लीजियन है, जोधपुर लीजियन का भी 1835 ईस्वी में ही क्या गठन किया था, किसका, जोधपुर लीजियन का, ठीक है। हाँ, मारवाड़ क्षेत्र में ध्यान रखना, मारवाड़ क्षेत्र में क्या किया, हाँ एक मेरवाड़ा बटालियन है वो भी आप कह सकते हो, मेरवाड़ा बटालियन है वो भी इसमें शामिल कर सकते हो। इसी में है मेरवाड़ा बटालियन है वो भी, मेरवाड़ा बटालियन, बटालियन। जैसे मेर मेर जाति है ना, मेर जाति के लोगों के लिए कौन सा, मेरवाड़ा, ठीक है। कहने का मतलब है आपका जो मेर और मीणा है उनके उपद्रवों को शांत करने के लिए, उनको शांत करने के लिए किसका, मेरवाड़ा का इन्होंने क्या किया, गठन किया था। हाँ, भोमट क्षेत्र में भील, मेवाड़ भील कौर है भोमट क्षेत्र में, मेवाड़ भील कौर है आपकी 1841 में, ठीक है। आगे पढ़ेंगे खेरवाड़ा में इनका, इनके मुख्यालय वगैरह है, खेरवाड़ा में स्थापित किया गया था। और ये भील क्षेत्र में यानी भोमट का जो क्षेत्र होता है ना, भोमट क्षेत्र में शांति हेतु, शांति हेतु। और भोमट क्षेत्र कौन सा होता है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, भोमट का क्षेत्र किसे कहा जाता है, ज्योग्राफी में आपने देखा होगा, भूमट या भोमट का क्षेत्र है आपका जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और दक्षिणी उदयपुर का जो क्षेत्र है जहाँ पर भील बाहुल्य जनता रहती है, वही क्या कहलाता है आपका, भोमट का क्षेत्र। नोट कीजिए एक बार जल्दी से। नोट हो जाए तो बताइए।
जोधपुर लीजन। जोधपुर लीजन का एरनपुरा में, उसका खेरवाड़ा में। करेंगे हरीश से इसके बारे में बात करेंगे, नाम वगैरह के बारे में। हो गया करण गुर्जर, ठीक है। बाकी सभी का हो गया तो बताएं एक बार। हरीश हो गया है बाकी का। ठीक है, अब ध्यान देना, एक कारण और आपको देखने को मिलेगा 6 नंबर में। सामंतों की स्थिति की अगर बात करते हैं, ध्यान रखना, सामंतों की स्थिति की अगर बात करते हैं, स्थिति की अगर बात करते हैं तो ध्यान देना, पहले क्या होता था, कोई भी शासक वर्ग होता था, ठीक है, अब वो क्या करता था, सामंतों का सहयोग लेता था। अब पहले क्या होते थे, सामंत हैं, ध्यान देना, पहले सामंत है, ये क्या रखते थे, सेना रखते थे अपनी खुद की, क्या होती थी, स्वयं की क्या होती थी इनके पास में, स्वयं की सेना होती थी। और जब किसी राजा को कभी भी आक्रमण होता या युद्ध में उसे स्वयं को शामिल होना पड़ता, तो वो क्या, किसका सहयोग लेता था, पहले जो शासक था, जो राजा था, राजा सहयोग लेता, सहयोग लेता किसका, इन सामंतों का। अब आपको पता है कि भाई, अब रियासतों ने अपनी क्या है, अपनी सेना को भंग कर दिया। रियासतों ने, रियासत थी, उन्होंने अपनी सेना को क्या कर दिया, सेना को भंग करना शुरू कर दिया, शुरू कर दिया, अपनी सेना को क्या कर दिया, भंग करना क्या कर दिया इन्होंने, शुरू कर दिया है। अब ध्यान देना, रियासतों ने अपनी सेना को भंग करना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ में क्योंकि इनको आंतरिक व आंतरिक एवं बाह्य, बाह्य आक्रमण का भय क्या हो गया, समाप्त हो गया, भय क्या हो गया, भय समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसने ले ली, कंपनी ने ले ली। अब ऐसे में क्या होगा कि जो भी, जो सामंत वर्ग हैं, अब शासक वर्ग इन सामंतों से दूर हो गए, जिससे जिससे शासक वर्ग वर्ग सामंतों से दूर हो गए। अब एक बात बताओ, इन सामंतों पर शासक वर्ग कोई ध्यान नहीं देगा तो इसमें भी असंतोष की स्थिति पैदा होगी, नहीं होगी, स्वाभाविक सी बात है। अब आप पहले, आप कभी भी किसी के घर में जा रहे हैं, और आप जब घर जाते हैं तो आप देखते हैं कि आज जाते ही आपके लिए पानी आ गया है, यहाँ पर पकवान आ गए हैं, नाश्ता आ गया है, बहुत अच्छे से आपकी क्या है, खातिरदारी हो रही है। जैसे जैसे नए नए आप शादी के बाद अपने ससुराल जाते हैं या अपने जो पत्नी वाले पक्ष की ओर जाते हैं, धीरे धीरे आपको पता है वैल्यू कैसी होनी शुरू हो जाती है, और एक समय ऐसा आता है फिर आपको खुद को एहसास होने लगता है कि नहीं यार, छोड़ो, जाना ही ठीक नहीं है। तो कहने का मतलब है, तो एक समय तो इनकी खूब खातिरदारी होती थी, जब भी जाते थे विभिन्न प्रकार के पकवान है और सम्मान वगैरह दिए जा रहे हैं, उपहार दिए जा रहे हैं, अब इनको कोई पूछ ही नहीं रहा है, और इसलिए इनमें भी क्या हो गया, असंतोष की स्थिति पैदा होगी। अतः अतः इनमें क्या होगा, इनमें भी असंतोष पैदा होगा, असंतोष पैदा हुआ, ठीक है। और आपको पता है, इनमें जब असंतोष पैदा होगा तो 1857 की क्रांति में जब आप देखेंगे, तो जहां शासक वर्ग है किसका सहयोग कर रहा है, अंग्रेजों का सहयोग कर रहा है, कंपनी का सहयोग कर रहा है, वहीं पर सामंत, ज्यादातर सामंत किसके पक्ष में है, आपके सेना के पक्ष में है, लोगों के पक्ष में है, वो कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि भाई, जो सामंत वर्ग है, सामंत वर्गों की स्थिति भी क्या होगी, धीरे धीरे इसमें क्या हो गई, कम हो गई है। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए एक बार।
हो जाए तो बताएं। हो गया। और इस इसमें सारा कुछ कवर हो जाएगा जब आप पढ़ेंगे, जब आप देखेंगे, जब आपकी बुक वगैरह में देखेंगे और आपके नोट्स में मैटर देखेंगे। ठीक है, देखो जो काफ़ी विद्यार्थी को रहता है सर बुक कौन सी ले। ठीक है, बुक कौन सी ले, तो एक बार आप क्या है कि बुक कोई भी ले जाए, देखो सब बुक अपने आप में क्या है अच्छी होती है। कोई देखो ये जो भी लिखता है कुछ मैटर देख के इधर उधर से डाला है कुछ भी है। एक चीज़ बस इतना ध्यान रखना कि बुक पढ़ने का सही तरीका कब होता है, बुक पढ़ने का जब आपके जो खुद के जो हैंड हैंड रिटन नोट्स होंगे ना, हैंड रिटन नोट्स होते हैं, आप जब स्वयं अपने हाथ से लिखते हैं उनका आप कम से कम आप 3 से 4 बार, 3 से 4 बार उसका जब रिवीजन नहीं कर लेते, आप रिवीजन नहीं कर लेते तब तक बुक उठाने का कोई फायदा नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि देखो हर किताब में अलग अलग तरीके से लिखा होता है, कोई लाइन कैसे घुमा के लिखी है, कोई कैसे, आपने किसी और तरीके से आपने लाइन पढ़ी और वहाँ पर कोई आपको किसी और तरीके में लाइन लिखी हुई मिलती है, तो आप वहाँ पे कन्फ्यूजन होते हैं, फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, उसी कन्फ्यूजन के साथ में आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरी बात कोई भी बुक लें, ठीक है, आप सभी को पता है कि मार्केट में इतनी सारी बुकें हैं, और बुक जब भी आप पढ़ते हैं, बुक जब भी पढ़ते हैं याद नहीं होती, आपको कभी याद नहीं होती, बहुत कम याद होती है। ठीक है, वहीं अगर आपने अपने हाथ से लिखा हुआ जो नोट्स है वो आपको तुरंत याद हो जाते हैं। क्यों? कारण है, ये बुक ऐसा नहीं है कि याद नहीं हो रही, ये बुक भी याद होगी, बस क्या कर दीजिए इस बुक को भी अपने हाथों से शॉर्ट में नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो क्या हो गया, वो बुक आपको याद होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और फिर तय ये करता है कि मार्केट में जाते हो जो आपने नोट्स में जो लिखा है, ठीक है, और एक उस बुक में जो लिखा है उसको आपस में कंपेयर करो, लगो अगर लगता है कि बुक से ज़्यादा है, कि भाई बुक से ज़्यादा हमें नोट्स में ही प्राप्त हो जा रहा है, तो फिर क्यों बुक पे पैसे खराब करना। ठीक है, वो बाकी क्या है कि एक समय के बाद में है, पहले आपके जो क्लास नोट्स हैं उनके ऊपर विशेष रूप से फोकस कीजिए, उनको अच्छे से समझिए, एक थीम है, एक बेसिक जो आधार है अपना वो तैयार कीजिए, उसके बाद में जो इच्छा है वो बुक पढ़िए आप। ठीक है, और इसी में ध्यान रखना कोई भी आपका पेपर होगा जिस हिसाब से कर रहे हैं आप, छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा पेपर, सारा का सारा सिलेबस इसमें क्या होगा आपकी क्लास में कवर होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक है, अब ध्यान देना कि भाई अब इनके प्रभाव में देखेंगे, इनके परिणाम में देखेंगे, तो इसी का परिणाम एक आता है 1857 की क्रांति। इसी का ही आठवां जो सातवां जो भी है, सातवां या आठवां पॉइंट जो भी है, ठीक है, इसी का ही एक परिणाम मिलेगा 1857 की क्रांति की परिणति। परिणति है वो आपको देखने को मिलेगी। 1857 की क्रांति है, ध्यान रखना। वैसे तो जैसे आप देखते हैं 1857 की क्रांति का जो कारण आप देखते हैं, तो कारण में आपको सीधा सा आपको कोई भी पूछता तो आप कहते हैं कि जो ब्राउन बेस है, ब्राउन बेस जो बंदूक चलती थी उसके स्थान पर आपने एनफील्ड एनफील्ड राइफल है, राइफल आपने दे दी, और इनके ऊपर क्या है चर्बी लगी होती थी। क्या लगी होती थी? चर्बी लगी होती थी, वो भी किसकी? गाय और सुअर की चर्बी। तो कहने का मतलब तात्कालिक कारण तो आपने मान लिया, बेशक ये मान लिया, लेकिन ध्यान रखना 1857 की क्रांति के जो हम कारण पढ़ेंगे, तो जो पीछे वाले जितने भी कारण हैं, देखो इसमें सामंत है, सामंत असंतोष में है, जनता है, जनता असंतोष में है, सैनिक होंगे, जो सैनिक होंगे यहाँ पर सैनिक भी असंतोष में, क्योंकि इनके साथ में जातीय भेदभाव किया जा रहा है। जातीय भेदभाव का मतलब क्या है? खाना ढंग से नहीं मिल रहा है इनको, ठीक है, और इन्हीं को क्या है कि भाई जो उच्च पद है उन उच्च पदों से इनको वंचित रखा जा रहा है। ठीक है, वहीं पर किसान है वो अलग से क्या है, लगान का भार पड़ रहा है, तो किसान वैसे इनसे क्या है असंतुष्ट है। तो बहुत सारे कारण मिलकर 1857 की क्रांति का जो परिणति है उसको अंजाम देते हैं, न क्योंकि मात्र एकमात्र कारण आपका जो बंदूक वाला है ब्राउन बेस के स्थान पर आपने एनफील्ड राइफल जो प्रयोग में ली थी वो देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब है कि बिल्कुल ये कारण है, ये कारण माना जाता है, लेकिन ये हम किस में डालते हैं? तात्कालिक जो कारण होता है, तात्कालिक कारण होता है उसके अंतर्गत हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है एक कारण आपका क्या मिलेगा 1857 की क्रांति का, जो एक महत्वपूर्ण जो कारण है आपको देखने को मिल जाता है इसमें। ठीक है, हाँ। अब एक ये पॉइंट लिख लीजिए, बस एक पॉइंट आपको मैं और लिखवाऊंगा कि भाई अजमेर है, ध्यान रखना, अजमेर है वो कंपनी के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में कैसे गया? हाँ बिल्कुल कवर हो जाएगा हरीश, बिल्कुल कवर हो जाएगा। करण गुर्जर सर पॉलिटी की क्लास नहीं आ रही। करण मैं देखो मेरे को आइडिया नहीं है, बाकी मैं आपकी बात रखवा दूंगा। ठीक है,
अब ध्यान देना, अजमेर पर अधिकार कब होता है, तो ध्यान रखना 25 जून 1818 को, ध्यान रखना 25 जून 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी है और जो आली जहां दौलत राव सिंधिया के बीच में, या आप सीधा सा कहेंगे दौलत राव सिंधिया है, उनके बीच में एक संधि होती है और इसी के तहत, जो इसी संधि के तहत जो अजमेर है वो किसको प्राप्त होता है, कंपनी को प्राप्त होता है। और इसी वर्ष 1818 में जो ब्रिटिश कंपनी है नसीराबाद में एक सैनिक छावनी की स्थापना करती है, ठीक है। और जो मेरवाड़ा का जो क्षेत्र अजमेर में है उसको उसमें मिलाया, अजमेर में मिला लिया गया था और उसे एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इन्होंने क्या है, गठित किया था। कल की क्लास में हम देखेंगे और कल की क्लास में हम किस वाले पॉइंट पे चले जाएंगे, 1857 की जो क्रांति है उस वाले पॉइंट पे भी हम चले जाएंगे, ठीक है। अजमेर का अधिकार है उसको देखेंगे, अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका देखेंगे और उसके बाद में 1857 की जो क्रांति है उसकी हम क्या कर देंगे, शुरुआत कर देंगे कल, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। रिविजन करना, कुछ नहीं समझ जाए तो पूछना, एक बार नहीं दो बार नहीं, ठीक है। अच्छे से रिविजन करेंगे, समझ कर इनको आगे बढ़ाएंगे तो आपको रटने वाले जो कॉन्सेप्ट है वो आपका खत्म हो जाएगा। एक समझ विकसित हो गई तो फिर आपको चीजें बहुत आसान लगेंगी, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं कल।